देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस कहानी का पहला भाग नहीं देखा है तो देख लें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी के अंतिम भाग की ओर। दोस्तों, मैं पसीने से पूरी तरह से भीगा हुआ था और मेरी सांसें चढ़ी हुई थी। आंख खुलने के बाद मैं इस उलझन में था कि अभी अभी जो मेरे साथ हुआ, क्या वो सब हकीकत थी या फिर मैं कोई बुरा सपना देख रहा था। अभी मेरा दिमाग इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने में लगा था कि तभी मुझे उस पीली कमीज वाले आदमी का ख्याल आया जो मेरे साथ उस गड्ढे में लेटा हुआ था। अगर सच में वो सब सच था तो वो पीली कमीज वाला आदमी भी इसी ट्रेन में होगा। लिहाजा ये पता लगाने के लिए मैं वहां से उठा और उस पीली कमीज वाले को तलाश करने लगा। पर दिक्कत ये थी कि ज़्यादातर मुसाफिर चादर ओढ़े हुए थे, जिस वजह से मेरे लिए उस पीली कमीज वाले को खोजना नामुमकिन हो गया था। काश मैंने उससे पूछ लिया होता कि वो ट्रेन की किस बोगी में है। खैर, काफ़ी तलाशने के बाद भी मुझे वो पीली कमीज वाला आदमी नहीं मिला। पर जब सुबह ट्रेन जामताड़ा स्टेशन पहुंची तो मैं उस ट्रेन से उतरकर प्लेटफार्म पर एक बार फिर से उस पीली कमीज वाले को खोजने लगा, पर वो तब भी नहीं मिला। आखिरकार मैं थक हार कर घर लौट आया और घर आते ही पिताजी ने कहा, ये क्या हालत बना रखी है, ठीक तो है तू? दोस्तों, उस वक्त तो मैंने पिताजी से कुछ बताना ठीक नहीं समझा। लिहाजा मैंने उनके सवाल को ये बोलकर शांत कर दिया कि ट्रेन के सफ़र के चलते थोड़ी शारीरिक पीड़ा हो रही है। पर असल वजह तो अभी भी मेरे अंतर्मन को अशांत किए हुए थी, जिस वजह से बेचैनी के साथ एक अजीब सी घबराहट हो रही थी। मेरे दिमाग में रह रहकर उस बूढ़े आदमी की बात गूंज रही थी कि भूल कर भी सोना नहीं, जिसके चलते मैं अगले 2 दिनों तक बिल्कुल भी सो नहीं पाया हूँ, या यूं कहूँ कि सोने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। जिसका असर ये हुआ कि मेरी आंखें लाल पड़ने लगी थी, साथ ही जलन भी शुरू हो गई थी। पर मैं अब भी सोने की हिम्मत जुटा नहीं पा रहा था। पर तीसरे दिन मैं अपने आप को जगाए नहीं रख पाया और मेरी आंख कब लग गई मुझे पता ही नहीं चला। और फिर जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने घर में नहीं बल्कि उसी गड्ढे में लेटा हुआ था जिसे मैंने ही खोदा था। अपने आप को फिर से वहीं पाके ये बात तो क्लियर हो गई थी कि जो कुछ भी हो रहा है वो सब सच में हो रहा है, ये कोई मन का वहम या फितूर नहीं है। मैं फौरन ही गड्ढे से बाहर निकला तो मैंने देखा कि वहाँ कोई भी नहीं था। यहाँ तक कि उस दूसरे गड्ढे में वो पीली कमीज वाला आदमी भी नहीं था, जिसका मतलब साफ था कि उस पीली कमीज वाले ने उस बूढ़े की बात नहीं मानी होगी और वो सोते ही वापस आ गया होगा। पर अभी सवाल ये था कि वो दोनों है कहाँ। इसी बीच जब मेरी नज़र उस पेड़ से झूल रही लाशों पर गई तो मैंने नोटिस किया कि अब लाशों की संख्या 9 से बढ़कर 11 हो गई है। अभी मैं उन 11 आत्मा भक्षणी की झूलती हुई लाशों को ही देख रहा था कि तभी किसी ने मुझे आवाज़ देते हुए कहा, आखिरकार तुम लौट कर आ ही गए। मैं तुम्हारे ही लौटने का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि मुझे एहसास हो गया था कि एक यही है जो मुझे इस तिलस्मी दुनिया से बाहर निकाल सकता है। इसलिए मैंने उनके आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, मुझे आप पर विश्वास है। आप बस किसी तरह मुझे ऐसा रास्ता बताओ जिससे मैं यहाँ फिर दोबारा ना आऊँ। मेरे ये कहते उस बूढ़े आदमी ने कहा, मैं ये तो नहीं कह सकता कि इस तिलस्मी दुनिया से बाहर निकलने का कोई जरिया है भी या नहीं, पर हम दोनों मिलकर कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। जैसे उस बूढ़े आदमी ने ये कहा कि हम दोनों मिलकर कोशिश कर सकते हैं, तभी मुझे उस पीली कमीज वाले का ख्याल आया। और जब मैंने उनसे उसके बारे में पूछा तो वो लंबी सांस लेते हुए बोले, वो आदमी उस गड्ढे में लेटने के कुछ ही देर बाद वापस लौट आया। दरअसल जब उसने असल दुनिया में अपनी आंखें खोली तो अपने आप को ट्रेन की सीट पर सोता देख उसे लगा कि उसने जो कुछ भी देखा है वो सिर्फ एक बुरा सपना भर था। ये सोचकर वो फिर से सो गया और सोते ही वो फिर इसी तिलस्मी दुनिया में आ गया। और जब उसकी आंख खुली तो सामने मुझे देखकर वो एकदम से भड़क गया और वो चिल्लाते हुए बोला, मुझे पता है ये सब सच नहीं है। और फिर ये बोलकर अपनी आंखें बंद कर ली। पर जब उसने आंखें खोली तो अपने आप को यहीं देखकर गुस्से से बौखला गया और झुंझलाते हुए उस गड्ढे से बाहर निकला। फिर मुझे आंख दिखाते हुए बोला, ये जो तुम कर रहे हो ना, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं।
इतना बोलकर वो यहाँ से चला गया। हालांकि मैंने उसे रोकने और समझाने की पूरी कोशिश की, पर उसने मेरी एक ना सुनी और वो चला गया, जिसके बाद से वो फिर नहीं लौटा। दोस्तों, उस बूढ़े आदमी की बात सुनने के बाद मुझे भी इस बात का शक हुआ कि कहीं सच में ये सारा किया धरा इसी का तो नहीं है। जिस आत्मा भक्षणी की ये बात कर रहा है वो सच में इतनी ही शक्तिशाली है, तो ये भला पिछले 30 सालों से कैसे बचा हुआ है। ऊपर से ये उन आत्मा भक्षणियों का शिकार भी करता है, फिर भी ये इसी तिलस्मी दुनिया में कैद है। मन में इस शंका के जन्म लेते ही मैंने उस बूढ़े आदमी से सवाल करते पूछा, बाबा आप हैं कौन और यहाँ कैसे पहुंचे? मेरे इस सवाल पर उन्होंने बताया कि मैं बेलकुंडा का सदस्य हूँ। बेलकुंडा एक ऐसा समुदाय है जिनके सदस्य निशाचर, भूत प्रेत, जिन्नात को काबू में रखते हैं ताकि वो आम लोगों पर हावी ना हो जाए। और आज से तकरीबन 30 साल पहले मैं भी एक ऐसे ही हैवान को काबू में करने के लिए निकला हुआ था। मुझे गोबरा सतलोक जाने के लिए कुचा के लिए रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ी, पर मुझे पता नहीं था कि मेरा सामना आत्मा भक्षणी से हो जाएगा और जब मैं सतलोक की जगह इस आत्मा भक्षणी की तिलस्मी दुनिया में फंस जाऊंगा। काश उस रात में ट्रेन में सोया नहीं होता। खैर, मैं अपनी शक्तियों की वजह से इन आत्मा भक्षणी से बचा हुआ हूँ, पर मैं इस दुनिया से अकेले बाहर नहीं निकल सकता। मुझे कोई ऐसा चाहिए जो मेरी खबर मेरे समुदाय के लोगों तक पहुँचा सके ताकि वो मुझे इस दुनिया से बाहर निकाल लें। उस बूढ़े आदमी की ये कहते ही मैंने उनसे कहा कि जी बताइए क्या करना है मुझे। मेरे ये कहते उस बूढ़े आदमी ने कहा, मैं एक बार फिर तुम्हें अपनी शक्तियों की मदद से असल दुनिया में भेज दूंगा, पर जैसा कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे सोते ही तुम फिर से यहीं लौट आओगे, और अगर ऐसा हुआ तो फिर मैं तुम्हें दोबारा असल दुनिया में फिर कब भेज पाऊंगा ये तो मुझे भी नहीं मालूम। इसलिए तुम जैसे ही वापस अपनी दुनिया में पहुंचोगे तो वैसे ही तुम्हें पुराने पेरवा स्टेशन के लिए निकलना होगा। जब तुम पेरवा स्टेशन पहुंचोगे तो तुम्हें स्टेशन के तीसरे प्लेटफार्म पर एक पुरानी पानी की टंकी दिखाई देगी जो कटीले तारों से घिरी हुई होगी, और साथ ही वहां पर लिखा होगा, इस टंकी का पानी मत पीना। दरअसल उस टंकी का पानी जो भी पी लेता है उस पर एक प्रेत सवार हो जाता है जो उसे कभी सोने नहीं देता, और ना सोने के चलते वो महीने भर में दम तोड़ देता है। चूंकि तुम्हें मेरे लोगों तक पहुंचने में काफ़ी वक्त लगेगा, तो ऐसे में तुम अपने आप को ज़्यादा दिन तक सोने से रोक नहीं पाओगे, और यही कारण है कि तुम्हें सबसे पहले उस टंकी का पानी पीना पड़ेगा ताकि वो प्रेत तुम्हें सोने ना दे और तुम्हें वक्त मिल जाए मेरे लोगों तक पहुंचने का। दोस्तों, फिर उन्होंने मुझे बताया कि उनके लोगों को मुझे किस तरह ढूंढना है, क्योंकि मैं सीधे उनके कबीले तक नहीं पहुंच सकता था। उनके कबीले तक पहुंचने के लिए पहले मुझे उन्हीं के जैसे किसी सदस्य को ढूंढना होगा और सारी बात समझानी होगी, फिर जाके वो आदमी मुझे अपने कबीले तक लेकर जाएगा। सारी बात अच्छे से समझने के बाद उस बूढ़े आदमी ने एक बार फिर मुझे एक और गड्ढा खोदने को कहा। जैसा कि मुझे पता था कि आगे क्या होने वाला है, लिहाजा मैंने बिना देरी किए एक और गड्ढा खोदकर आंखें बंद करके उसमें लेट गया, और फिर जब उस बूढ़े आदमी के कहने पर अपनी आंखें खोली तो मैं किसी अस्पताल के बेड पर लेटा हुआ था और मुझे सलाइन चढ़ रहा था। अभी मैंने आंखें ही खोली थी कि इतने में मेरे पिताजी की नज़र मेरे पर पड़ी। मुझे होश में देखकर वो बहुत ही खुश हुए और बोले, पता नहीं तुझे क्या हो गया था, डॉक्टर लोग तो कह रहे थे कि तेरा बचना बहुत मुश्किल है, पर मुझे विश्वास था कि हनुमान जी तेरी रक्षा जरूर करेंगे। अभी पिताजी अपनी बात ही कर रहे थे कि मैंने उनसे कहा, यहाँ से चलो पिताजी, बहुत ज़रूरी बात करनी मुझे। फिर कागजी कामकाज निपटाने के बाद मैं अपने पिताजी के साथ घर लौट आया और उन्हें शुरू से लेकर अब तक की सारी घटनाओं के बारे में बताते हुए कहा, अभी जो कुछ भी मैंने आपको बताया है उस पर आपको अभी भले ही यकीन ना हो, पर यह सब सच है। मुझे अभी के अभी ही निकलना पड़ेगा। अगर इस बार मैं सोया तो शायद फिर कभी नहीं उठ पाऊंगा। ये कहकर मैं उसी वक्त निकला अपनी पहली मंजिल की ओर। यानी कि मैं घर से निकल तो गया था, पर कोई गाड़ी वाला पेरवा स्टेशन के बारे में जानता ही नहीं था। उन सब गाड़ी वालों का यही कहना था कि उन्होंने कभी भी पेरवा स्टेशन के बारे में सुना तक नहीं है। यहाँ तक कि जब मैंने ऑनलाइन सर्च किया तो ऐसा कोई स्टेशन ही नहीं मिला, जिसके चलते अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। समय बड़ी तेज़ी से गुजरता देख मुझे घबराहट होने लगी थी, जिसके चलते मैं यूं ही हाईवे के किनारे पैदल ही चला जा रहा था कि तभी सामने से आंखों को चौंधिया देने वाली रोशनी मेरे आंखों में पड़ी, जिसके चलते मैंने अपनी आंखों को हाथों से ढक लिया। अभी मैंने अपनी आंखों पर हाथ ही रखा था
कि तभी मुझे किसी गाड़ी के रुकने की आवाज़ आई और जब मैंने आंखों पर से हाथ हटाकर देखा तो मैंने पाया कि एक ट्रक मेरे सामने रुकी हुई है, जिसकी हेडलाइट की रोशनी अभी भी सीधे मेरे आंखों पर ही पड़ रही थी। फिर जब मैं कुछ कदम आगे बढ़ा और अभी मैं उस ट्रक के पास ही पहुंचा था कि तभी उस ट्रक का ड्राइवर ट्रक से नीचे उतरा और मेरे करीब आते हुए बोला, अरे भाई साहब, ये हाईवे क्या चिलमगढ़ की ओर जा रहा है? उस ट्रक ड्राइवर की ये पूछते ही मैंने पूछा, कौन से चिलमगढ़ की बात कर रहे हो? वो जो करौली खदान के पास है या फिर वो जो मोतीहारी बाजार के आगे पड़ता है? इस पर उस ट्रक ड्राइवर ने कहा, नहीं नहीं, मैं तो उस चिलमगढ़ की बात कर रहा हूँ जो पेरवा रेलवे स्टेशन के पास पड़ता है। जैसे उस ट्रक ड्राइवर ने पेरवा स्टेशन का नाम लिया कि मेरे कान खड़े हो गए और मैंने फौरन उस ट्रक ड्राइवर से गुजारिश करते हुए कहा, भाई साहब, मुझे पेरवा स्टेशन तक जाना है, तो क्या आप मुझे वहाँ तक छोड़ देंगे? आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अभी मैंने यही कहा था कि इतने में उस ट्रक ड्राइवर की फ़ोन की रिंग बजी। फ़ोन पर बात करने के बाद उस ट्रक ड्राइवर ने कुछ देर के लिए मुझे गौर से देखा और फिर बोला, ठीक है, चलो बैठो ट्रक में। उसके ये कहते ही मैं ट्रक में बैठ गया और ट्रक वहाँ से चल पड़ी। अभी ट्रक पेरवा स्टेशन की तरफ बढ़ी रही थी कि इसी बीच उस ट्रक ड्राइवर ने बड़ी हैरानी भरी लफ्ज़ों में पूछा, आपको पता है ना कि पेरवा स्टेशन 45 साल पहले क्यों बंद कर दिया गया था? जिस पर मैंने उस आदमी से ये कहा कि हाँ, वो स्टेशन भूतिया है, और ये बोलकर मैं चुप हो गया। मेरे चुप होने के कुछ देर के बाद वो ट्रक ड्राइवर पेरवा स्टेशन से जुड़ी कुछ घटनाओं के बारे में बताने लगा, पर उस वक्त उसकी रूह कपकपा देने वाली घटनाओं के बारे में सुनकर मुझे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि मेरी समस्या कहीं ज़्यादा बड़ी थी। फिर इसी बीच जब ट्रक ड्राइवर ने ट्रक रोकते बोला, ये लो आ गया पेरवा स्टेशन। ये बोलकर वो ट्रक ड्राइवर मुझे वहाँ उस सड़क पर उतार कर चला गया और मेरे कदम बढ़ चले स्टेशन की तरफ। फिर जब मैं स्टेशन में दाखिल हुआ तो उस चिलचिलाती दोपहर में भी वहाँ बहुत ही ठंड महसूस हो रही थी। चूंकि इस स्टेशन को बंद हुए सालों गुजर चुके थे, इसलिए वहाँ हर जगह जंगली पेड़ पौधों का राज था। मैं उन कटीली झाड़ियों से लगता हुआ पहुँचा स्टेशन के तीसरे प्लेटफार्म पर, जहाँ वो पानी की टंकी थी जिसका पानी मुझे पीना था। फिर जब मेरी नज़र उस टंकी पर पड़ी तो पता नहीं क्यों दिल मेरा ज़ोरों से धड़कने लगा। मैं किसी तरह उस पानी की टंकी के पास गया और उसमें लगी टोटी से पानी पिया और पानी पीते ही वापस हाईवे पर आ गया। पर फिर वहाँ से मैंने लिफ्ट ली गोबरा के लिए। जैसा कि उस बूढ़े आदमी ने कहा था कि बेलकुंडा के लोग वहाँ ज़रूर मिल जाएंगे। मैं सूरज ढलते ढलते वहाँ पर पहुँच गया था, पर अब जो चुनौती थी वो कहीं ज़्यादा मुश्किल थी, क्योंकि उस बूढ़े आदमी ने कहा था कि बेलकुंडा के लोग बड़े ही रहस्यमय होते हैं, उनका पता लगाना इतना आसान नहीं होगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। गोबरा में घूमते घूमते मुझे सप्ताह भर हो गया था, पर मैं अभी तक बेलकुंडा के किसी भी सदस्य तक नहीं पहुँच पाया था। वहीं दूसरी ओर जब से मैंने वो पेरवा स्टेशन का पानी पिया था, तब से मुझे नींद तो नहीं आई, पर मुझे अपने बदन में एक अजीब सी गर्मी महसूस हो रही थी। साथ ही काफ़ी दिनों से लगातार जगे रहने के चलते मेरी आंखों में दरारें जैसी कुछ चीज़ें उभरने लग गई थी। मेरी लगातार गिरती हालत से ये साफ था कि मेरे पास अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा था। लिहाजा मैं बेलकुंडा के लोगों की तलाश में रात दिन लगा रहा और ऐसे 1 महीना बीत गया और अब मेरी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि मेरा शरीर काला पड़ने लगा था। साथ ही अब मैं हर वक्त पानी पीता रहता, पर हैरानी वाली बात तो ये थी कि मेरी प्यास बुझी नहीं रही थी। फिर इसी बीच मुझे ऐसे बेतहासा पानी पीता देख एक जवान लड़का, जिसकी उम्र यही कोई 19 से 20 साल की होगी, मेरे पास आया और पूछा, आपने पेरवा रेलवे स्टेशन की उस टंकी से पानी पिया है ना, जिसका पानी पीना वर्जित है? उस लड़के के ये कहते ही मुझे शक हुआ कि होना हो ये बेलकुंडा का ही सदस्य है। इसलिए मैंने उसे उसके सवाल का जवाब देने की बजाय उससे पूछा कि मेरे पास तुम्हारे एक साथी का संदेशा है जो कि आत्मा भक्षिणी की तिलस्मी दुनिया में फंसा हुआ है। मैंने अभी इतना ही कहा था कि उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए और उसने फौरन मुझे सहारा देते हुए कहा, आप चलो मेरे साथ। जैसे उसने मुझे सहारा दिया तो वैसे मुझे दिखाई देना बंद हो गया और फिर कुछ देर के बाद सुनाई देना भी। पर मुझे ये एहसास हो रहा था कि वो मुझे कहीं पर लेकर जा रहा है। काफ़ी देर चलने के बाद हम रुके और फिर उसने मेरे कानों पर कुछ फेरा और उसके करते ही मुझे आवाज़ सुनाई देने लगी, पर दिखाई तो मुझे अभी भी नहीं दे रहा था। तभी एक भारी आवाज़ में किसी ने मुझसे पूछा, बताओ क्या संदेशा लाए हो? उसके एक कहते ही मैंने उस बूढ़े आदमी की बात बता दी जो 45 सालों से आत्मा भक्षिणी की तिलस्मी दुनिया में फंसा हुआ है।
और मैंने उनसे मदद करने को कहा। मेरी बातें सुनने के बाद उस आदमी ने कहा, हम तुम्हें तो उस आत्मा भक्षिणी और उस पाने वाले प्रेत दोनों से ही बचा लेंगे, पर हम चाहकर भी अपने साथी की मदद नहीं कर सकते क्योंकि उसका असली शरीर हमारे पास मौजूद नहीं है। इसके बाद उन्होंने मुझे किसी तरल पदार्थ में घंटों तक डुबोए रखा और इसी बीच में सो गया। और फिर जब मेरी आंख खुली तो मैं गोबरा के रेलवे स्टेशन के एक बेंच पर बैठा हुआ था। मैं पूरी तरह से नॉर्मल महसूस कर रहा था। मेरा काला पड़ा शरीर भी पहले जैसा ही हो गया था। फिर इसके बाद मैं घर लौट आया। खैर अब सब कुछ ठीक है, लेकिन दोस्तों मुझे आज भी सोने में डर लगता है। साथ ही मुझे उस बूढ़े आदमी की याद भी आती है जो आज भी उस आत्मा भक्षणी की दुनिया में मेरे लौटने की राह देख रहा है। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्दी ही मिलूँगा ऐसी एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।